हेलो नमस्कार साथियों। आज इरिटेरिया का जो है चौथा सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 3 सेट का डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। तो आप लोग यदि नहीं देखें वो तीनों डिस्कस तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखें। उससे आपको आने वाली आगामी परीक्षा में जो है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए चौथा सेट का डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये तो 1986 में पारित किया गया था। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है पारित किया गया था। और कुछ अधिनियम है जैसे कि वायु संरक्षण एक्ट, वायु संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था 1981 में लाया गया था। जल संरक्षण एक्ट जो लाया गया था 1974 में लाया गया था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था ये 1972 में लाया गया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन भी जो 1972 में ही लाया गया था। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं जैसे कि बंधुआ मजदूर अधिनियम जो लाया गया था, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में लाया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था ये 1997 में आया था। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं दोस्तों जैसे जैव विविधता अधिनियम जो आया था 2002 में आया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आया था यह आया था 1992 में। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो आया था 1997 में आया था। और कुछ अधिनियम है जैसे, यहाँ तो स्पेस नहीं है ऊपर में लिख दे रहे हैं दोस्तों, जैसे हो गया नया वन नीति जो आया था ये 1988 में आया था। और कहेगा कि राष्ट्रीय वन नीति तो ये 1952 में लाया गया था। और भी अधिनियम है जैसे कि बोलेगा यूएनडीपी का गठन कब किया गया था? तो यूएनडीपी का गठन जो किया गया था 1965 में। यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी का गठन जो किया गया था, इसका गठन जो 1972 में किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और एनजीटी का जो गठन किया गया था 2010 में जो किया गया था। और कुछ अधिनियम है दोस्तों देख लेते हैं जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं लोकपाल अधिनियम जो आया था, लोकपाल एक्ट जो आया था ये 2013 में आया था। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। और 1-2 अधिनियम है हम उसका जिक्र कर लेते हैं जैसे कि बोलेगा पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? पहला यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, पहला कारखाना अधिनियम तो यह आया था दोस्तों 1800
1981 में, और पूछेगा दूसरा कारखाना अधिनियम तो आया था दोस्तों 1891 में। तो ये कुछ अधिनियम थे जो आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। तो आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र कहने का मतलब हुआ कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो उसे ही कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए खेत जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया है, बगीचा जो है बगीचा इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, तालाब जो है इंसानों के द्वारा ही बनाया गया, इनका ये एग्जाम्पल है। तो इसमें आप मार सकते हैं बगीचा। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र जो है इंसान को ही ध्यान रखना होता है, जैसे उसमें जीव वगैरह जो रहते हैं। तो आइए अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए दोस्तों और देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से गैस हैं। तो देख लेते हैं एक नज़र में। जैसे कि जलवाष्प हो गया, जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस को जो इफेक्ट करता है। ओजोन हो गया, ओजोन ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। और मीथेन हो गया, मीथेन ये भी ओजोन को इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है। और भी गैस हैं जैसे कि हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी जो है ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है पृथ्वी का जितना तापमान होना चाहिए उससे कई गुना अधिक तापमान हो जाते हैं, जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं, तो उन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस को जो सर्वप्रथम सुझाव दिया था वो स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। स्वीडिश के वैज्ञानिक थे आरहेनियस, जो 1896 में दिए थे। और ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए 2 सम्मेलन बुलाए गए थे, जिसमें एक प्रमुख सम्मेलन है क्योटो सम्मेलन, जो बुलाए गए थे 1997 में बुलाए गए थे। ये जो दोस्तों क्योटो सम्मेलन थे, ये क्योटो जापान का एक शहर है, और इसमें यह कहा गया था कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ जो बड़ा बड़ा उद्योग इंडस्ट्रियल वगैरह हैं, तो वहाँ से जो मोटर वाहनें से उससे जो ऊष्मा जो निकलते हैं, तो उसमें गर्म पृथ्वी को जो है करने में उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो उसको ही रोकने के लिए क्योटो सम्मेलन बुलाया गया था। और एक था पेरिस सम्मेलन में जो अपने स्वैच्छिक देश थे, जैसे जो अपने मन से बोले थे कि हम इस पर काम करेंगे, गर्मी को रोकने के लिए जो है हम लोग इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वह था पेरिस सम्मेलन। तो आइए दोस्तों जानते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। आइए इसको थोड़ा सा मैप से देखते हैं। तो ये हुआ इंडिया का मैप। तो देखिए यहाँ जो भारत का मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोला है तो कन्याकुमारी होगा। यदि प्रश्न रहता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो मेरा यहाँ हो जाता अंडमान निकोबार में है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हो जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। और इससे प्रश्न रहता है दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलता तो ये हो जाता इंदिरा कोल हो जाता दोस्तों, इंदिरा कोल हो जाता, जो कि लद्दाख में स्थित है। और प्रश्न ये रहता
कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु हो जाता मेरा किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यही प्रश्न मेरा रहता कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो ये मेरा हो जाता गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। और इससे प्रश्न जान लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का पूर्वी देशांतर बोलता दोस्तों, तो भारत का पूर्वी देशांतर हो जाता मेरा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये था कुछ उससे रिलेटेड प्रश्न। और यहाँ एक प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो यहाँ हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यदि पूछता पश्चिम से पूरब की लंबाई, भारत के पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो हो जाता मेरा 2933 किलोमीटर। लक्षद्वीप से आप याद रख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप में है। आइए अब पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न मेरा है, भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक भाग में जो पाए जाने वाले वन हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब दोस्तों समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या डिफरेंट है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है वर्षा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से जो है 2 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। और पर्णपाती वन का जो मुख्य उद्देश्य है, पर्णपाती वन का पौधे जो होते हैं उनका एग्जाम्पल जान लेते हैं कि पर्णपाती वन के पौधे कौन कौन से होते हैं। तो हो जाते हैं, पहला साल हो गया, सागवन हो गया, और शीशम हो गया, और आप ले सकते हैं महुआ भी ले सकते हैं। ये सभी जो हैं पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन जो होते हैं, पर्णपाती वन के जो पौधे होते हैं वो अपना पत्ता जो है नमी से बचने के लिए, पानी को कम करने के लिए जो है वो अपना पत्ता जो है गिरा देता है। तो ये था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यहाँ पर जो है वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं हमेशा हरा भरा रहते हैं। और सदाबहार वन के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। हम यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं छोटे अक्षरों में, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें आ जाएंगे प्रमुख वन जो होते हैं इसका, जैसे हो गया आयरनवुड, रोजवुड, महागोनी, एबोनी, और इनका एग्जाम्पल हो गया सिनकोना के पौधे, और आयरनवुड रोजवुड हो गया, और महागोनी हो ही गया, एबोनी हो ही गया, सिनकोना हो ही गया। तो ये थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो पौधे थे, ये थे। अब मैंग्रोव वन जान लेते हैं। मैंग्रोव वन दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन बोला जाए तो वो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन का डेल्टा। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन का डेल्टा। और भी कई स्टेट में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते
हैं। तो आइए अब छठा प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न मेरा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये कथन दोस्तों सही है। अब पढ़ते हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। ये कथन गलत है दोस्तों। हम यहाँ बनाते हैं मैप के द्वारा, मान लेते हैं ये इंडिया का मैप हुआ और यहाँ जो पाए जाते हैं जैसे हिमालय हो गए, यहाँ हिमालय हो गए, यहाँ हिमालय हो गए, ये हिमालय हो गए। तो यहाँ देखते हैं, और हिमालय की लंबाई की बात करें तो यहाँ ये 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है हिमालय का विस्तार है इंडिया में। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ तो अधिक विविधता पाए ही जाते हैं। और यदि बोलते हैं कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो देखिए ये हुआ पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में यहाँ देखिए अधिक चौड़ाई है पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में जो है सघन हो गए हैं। तो ये कथन गलत है। तो ये कथन चुनना था कौन सा सही है, तो मेरा सही तो केवल एक है, ये कथन जो बिल्कुल गलत है। तो अब सातवां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न क्या है मेरा, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो मेरी हो गया नर्मदा। अब देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनका एक हम ट्रिक बनाए दोस्तों। ट्रिक लिखते हैं समानता, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों समानता। तो आप याद रख सकते हैं, सौ से हो गया साबरमती नदी, साबरमती। मो से आप याद रख सकते हैं दोस्तों माही, नो से आप रख सकते हैं नर्मदा, और तो से रख सकते हैं तापी। ये सभी जो नदियां हैं ये सब अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये हो गया। और कुछ जान लेते हैं नदियां दोस्तों, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो उनका भी ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा की गोद में, तो ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। की से हो जाएगा कृष्णा एवं कावेरी, और गो से हो जाएगा गोदावरी, और मो से हो जाएगा महानदी। ये सब जो नदियां हैं दोस्तों ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो ये इनका ट्रिक था। और गोदावरी क्या कुछ सहायक नदियां जान लेते हैं, जैसे प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रावरा। ये सभी जो है गोदावरी की जो है प्रमुख सहायक नदियां थी दोस्तों। तो आइए अब 8वां प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। 8वां प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से जो कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी का उपचार जो किया जाता है दोस्तों, उपचार या अम्लीय मिट्टी को कमी करने के लिए जो है हम चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। और क्षारीय मिट्टी को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिप्सम का फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का फार्मूला होगा दोस्तों। जलोढ़ से जान लेते हैं कि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। रेगुर से जान लेते हैं दोस्तों कि रेगुर को ही जो है काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी जो है सर्वाधिक जो है
सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती जो है काली मिट्टी में जो है की जाती है। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं 9वां प्रश्न, मानसून निर्वर्तन क्या होता है। तो यहाँ निर्वर्तन का मतलब हुआ कि लौटता हुआ मानसून। निर्वर्तन का मतलब हुआ दोस्तों लौटता हुआ मानसून। अब मानसून जान लेते हैं दोस्तों कि मानसून शब्द जो दिया था सर्वप्रथम वो हिप्पोलस ने दिया था, हिप्पोलस ने दिया था। और कहे कि भारत में मानसून की खोज किसने किया था, तो वो अल-मसूदी ने किया था। अल-मसूदी ने जो है भारतीय मानसून की खोज की थी। तो मानसून निर्वर्तन होता है कहाँ, इसको थोड़ा सा मैप से समझते हैं दोस्तों। मैप से समझ लेते हैं। ये लिए मान लीजिए इंडिया का मैप बना है। तो भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है वो इधर दक्षिणी पश्चिम से शुरुआत होती है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिम से शुरुआत होकर जो है उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। तो मानसून जो सर्वप्रथम जो स्टार्ट होता है वो जून के महीना में स्टार्ट होता है। और जून के महीना में मुख्य रूप से जो है केरल के तट पर मानसून देखने को मिलता है। और केरल से जो है अरब सागर में जो है वर्षा होती है पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मुख्य रूप से केरल के तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। और उत्तरी पूर्व में जो लौटते हुए मानसून होते हैं वो 1 सितंबर से अक्टूबर के बीच होते हैं। और लौटते हुए मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा जो है मालाबार के तट पर देखने को मिलता है, जो तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी में वर्षा होती है। तो ये था कुछ प्रश्न। और मानसून का उत्पन्न जो होता है अधिक गर्मी के कारण जो है हमारे महासागरीय से जो नमी वाली जो गर्मी होती है उनके कारण ही जो है वर्षा होने का मुख्य रीजन है। तो आइए अब 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वर्तन मतलब लौटते हुए मानसून। तो लौटते हुए मानसून उत्तर पश्चिम से होकर जो बंगाल की खाड़ी में जो वर्षा कराएगी। तो 10वां प्रश्न है कि वेनेजुला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुला की राजधानी जो है दोस्तों कराकस है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। मस्कट जो है दोस्तों ओमान की राजधानी है। बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है। काहिरा जो है राजधानी मिस्र की है। मिस्र जो है मिस्र की देन कहते हैं नील नदी को। मिस्र की देन जो है नील नदी को कहते हैं, नील नदी को कहते हैं। और कुछ राजधानी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। सेंटियागो ये 1275 के दौरान में जो है दोस्तों पूछा हुआ था। तो आइए हम किताब को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए 11वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भारत में चक्रवात कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चीन में टाइफून कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। अमेरिका में बगियो नहीं कहते, बल्कि अमेरिका में 2 चक्रवात आते हैं दोस्तों। एक होता है टोर्नेडो और एक होता है हरिकेन। सर्वाधिक खतरनाक जो चक्रवात है वो टोर्नेडो है, सबसे खतरनाक। टाइफून जो है फिलीपींस में भी फिलीपींस के चक्रवात को भी जो है टाइफून ही बोले जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर देख लेते हैं दोस्तों यहाँ शॉर्ट में। कि ये हो गया चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न दाब होते हैं दोस्तों। निम्न दाब
होते हैं। और चक्रवात में जो वायु जो चलते हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है वायु जो है, निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। ये हुआ चक्रवात दोस्तों, ये हुआ चक्रवात। और प्रति चक्रवात समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। प्रति चक्रवात, यहाँ पर तो 8 ही जाएगा। प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के केंद्र में जो होते हैं दोस्तों उच्च दाब होते हैं, उच्च दाब होते हैं। और बाहर जो है निम्न दाब होते हैं। यहाँ की जो हवाएं जो चलती हैं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलते हैं, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलते हैं। ये मुख्य रीजन था चक्रवात और प्रति चक्रवात में। और यहाँ दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि चक्रवात को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि उत्तरी चक्रवात में चक्रवात जो है किस दिशा की ओर चलते हैं। तो उत्तरी जैसे नॉर्थ लिखें तो एन हम लिखते हैं दोस्तों, तो एन को इस तरह लिखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके, ताकि हम इसका दिशा का ज्ञान पता कर सकें। तो ये जो दोस्तों चलता है चक्रवात, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्तों। एन थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो दिशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं थोड़ा साउथ को एस इस टाइप के लिखेंगे। तो यहाँ जो चक्रवात चलेंगे यहाँ इस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों। तो यही मुख्य रीजन था, दोनों में डिफरेंट था कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है चक्रवात जो है क्लॉकवाइज चलते हैं और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये मुख्य रीजन था। स्पेस न रहने के कारण दोस्तों हम शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा छोटा लिखकर बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। तो आइए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ और परवाल भित्ति मुख्यतः जो है दोस्तों कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। कोरल रीफ किसे कहेंगे दोस्तों, या परवाल भित्ति किसे कहेंगे। तो कोरल रीफ मुख्य रूप से जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही निर्माण होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण से ही होते हैं कोरल रीफ का निर्माण। कोरल रीफ के निर्माण से आप समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ कोरल भित्ति का ही एग्जाम्पल है। और आप लिख सकते हैं मालदीव, ले सकते हैं मालदीव भी जो है कोरल भित्ति का ही एग्जाम्पल है। और इसमें एक प्रश्न आता है कि परवाल भित्ति को ही जो है मूंगा भी बोलते हैं, मूंगा भी बोलते हैं। तो मूंगा जो है किस प्राणी जगत में आते हैं। तो ये सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं मूंगा नामक जीव। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में जो है अंतर समझ लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को जो कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग के जो कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा जो है विषुवत रेखा के जो दक्षिणी भाग को जो है मकर रेखा कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हुआ और ये होगा बीचों बीच विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी में हो गया कर्क रेखा और दक्षिणी में हो गया मकर रेखा, और ये हो गया विषुवत रेखा। तो और इससे जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि मकर रेखा से जो कितने देश होकर मकर रेखा से कितने देश गुजरते हैं। तो 10 गुजरते हैं। और इसमें विषुवत रेखा से जो है दोस्तों 13, फिर 3 जोड़ देना ऊपर में। तो कर्क रेखा से कितने देश गुजरते हैं, 16। और इससे एक जो 2-3 प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं वो ये होते हैं कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए दोस्तों। जैसे ये मकर हो गया तो यहाँ आप दीजिए L दीजिए, और विषुवत रेखा में C दीजिए, और कर्क रेखा में M दीजिए। तो ये L से हो गया लिम्पोपो नदी, L से जो है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को जो 2 बराबर भागों में काटती है,
और विषुवत रेखा को जो कांगो नदी 2 भागों में काटती है, और कर्क रेखा को जो माही नदी, एम से माही नदी जो है 2 भागों में काटती है। तो हम बोल दे रहे दोस्तों, आप नोट करके या ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि स्पेस न रहने के कारण हम छोटा छोटा अक्षरों में लिख रहे हैं। तो हम बोल दिए, तो आप लोग उसको सुनिएगा ध्यान से। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आपको इसको याद करना है। तो आइए अब 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है दोस्तों, ये मूल कर्तव्यों से है। और यहाँ तो स्पेस ना दोस्तों हम बोल दे रहे हैं, आप सुनिएगा कि मूल कर्तव्य की चर्चा जो है भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के ए में है, और आर्टिकल 51 के ए में है। मूल कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। रुकिए दोस्तों, हम कुछ कॉपी में डिस्कस करा दे रहे हैं, यहाँ स्पेस न रहने के कारण हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। बुक में स्पेस ना रहने के कारण दोस्तों हम एक पेज ले लिए हैं, और प्रश्न यह था कि मूल कर्तव्य के बारे में जो प्रश्न था, तो मूल कर्तव्य को अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। तो हम मूल कर्तव्य देख लेते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य, तो देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के ए में है, और आर्टिकल 51 के ए में है। मूल कर्तव्य जो दोस्त, ये रूस के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 0 थी, परंतु इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें मूल कर्तव्य 10 थे। और वर्तमान में देखें तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों 11 है। तो 11वां मूल कर्तव्य जो था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य था, ये शिक्षा से संबंधित था। तो ये था मूल कर्तव्य दोस्तों। मूल कर्तव्य 11 का अगले वीडियो में कभी प्रश्न आएगा बुक में, तो डिस्कस कर लेंगे। अभी समय ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न दोस्तों ये है, तो इसका आंसर मार लिए, मूल कर्तव्यों से संबंधित था। और कुछ आर्टिकल भी जान लेते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य से, कुछ आर्टिकल भी जान लेते हैं मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य से तो आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 1 ही था 51 का ए। डीपीएसपी की जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। डीपीएसपी कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी की चर्चा जो भारतीय संविधान के जो है भाग 4 में है, और इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और इसका जो अनुच्छेद का जिक्र जो है आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है। तो कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम वो लिखा दे रहे हैं। जैसे आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निषेध तत्व जो है वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। यदि आपका इस सरकार आपको लागू नहीं करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है। मूल अधिकार की बात रहता तो आप जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो वाद्य योग्य है। तो आर्टिकल 47 में यही जिक्र है। और आर्टिकल 48 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दोस्तों आर्टिकल 39 में कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता
सहायता। और 39 के ए में जो है ये जिक्र था दोस्तों। और 39 का सब क्लॉज डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और आर्टिकल 40 में है पंचायती क्या गठन है दोस्तों। और दोस्तों जान लेते हैं और ट्रिक से जान लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल, जैसे दमन। तो ये हुआ आर्टिकल 41 में, और इसको 42 लिख सकते हैं, इसको 43 से लिख सकते हैं। तो आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाएं दयनीय स्थिति के जिक्र है सर, इसमें दयनीय स्थिति का जिक्र है। अब दयनीय स्थिति को एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि दयनीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि जैसे विधवा पेंशन जो मिलता है वो आर्टिकल 41 के तहत ही मिलता है, और विधवा पेंशन हो गया। और वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो आर्टिकल 41 के तहत ही मिलता है। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि मनोचित दशाओं की चर्चा कहने का मतलब ये हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मातृत्व अवकाश की जो छुट्टी मिलती है, मातृत्व अवकाश की जो छुट्टी मिलती है महिलाओं को, और इसमें एक है मातृत्व अवकाश हो गया, और इसमें एक और था दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। तो 43वां आर्टिकल समझ लेते हैं 9 से। निर्वाह योग मजदूरी का कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार आपको उतना वेतन देगा जिससे कि आपका दयनीय स्थिति बेहतर हो, जिससे आपका खान पीन, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी आपको अच्छी तरह से निर्वहन हो सके। तो ये जिक्र था। और आर्टिकल 44 में समझ लेते हैं दोस्तों, सिविल नागरिक संहिता, ये था आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 47 समझ लेते हैं दोस्तों, शराब पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन की चर्चा, कृषि एवं पशुपालन का जिक्र है। और आर्टिकल 49 में जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा है दोस्तों। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने का जिक्र मिलता है। और आर्टिकल 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय अशांति की चर्चा है दोस्तों। और 48 के ए में कहा गया है कि पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण की चर्चा किया गया 48 के ए में। तो ये कुछ DPSP से महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था मेरा, नहीं तो डिस्कस कराते रह जाएंगे तो लंबा समय हो जाएगा। तो आइए अब 14वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकार कहेगा तो USA के संविधान से लिया गया है, और आर्टिकल 12 से 35 में इनका जिक्र है। अब 14वां प्रश्न है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए जो है संविधान के जो किस अनुच्छेद में, यही अभी जो पढ़े थे। तो दमन बताए थे, ठीक दोस्तों, दमन ठीक है। मनोचित या मातृत्व सहायता जो हुआ यही हो गया। मनोचित दशाओं तो 41 यहाँ हुआ, ये 42 हुआ, ये 43 हुआ। तो आर्टिकल मेरा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और इसका तो अभी डिस्कस कर ही दिए, 43, 41 और 39 का तो डिस्कस आगे कर ही दिए थे। तो आइए अब 15वां प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कथन पर विचार करते हैं। इसके कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक होता है, ये कथन गलत है दोस्तों। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पुर जाए, इसको अभी बताते हैं अच्छा से क्या है 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले पुर जाए। और दूसरा कथन पढ़ लेते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नहीं दोस्तों, इनका जो टाइम पीरियड है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पुर जाए। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। तो इसमें कथन पूछा था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें उपयुक्त सभी कथन गलत है। आप जानते हैं कि क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ कहा गया है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष
या 65 वर्ष होता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप 60 वर्ष में जो है CAG बने और आपका टाइम पीरियड मान लीजिए 66 हो गया, तो आपका तो यहाँ 5 साल ही जो है आपका कार्यकाल हुआ ना, तो आप कार्यकाल से जो है इस्तीफा कार्यकाल आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 5 वर्ष पहले पूर जाएगा, तो आप 66 वर्ष कहाँ से कर पाएंगे। तो ये था जिक्र। आइए अब कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, नहीं। CAG को हटाने के लिए दोस्तों, CAG को हटाने के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, उसी तरह CAG को भी हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह CAG को भी हटाया जाएगा। अब कहता है कि इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है, नहीं दोस्तों। इसका जो वेतन होता है संसद के द्वारा जो है, इसको जो है 2.5 लाख रुपया इनका जो है मंथली इसको बना हुआ है। तो आइए 16वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। और CAG की जो चर्चा जो है CAG के जो चर्चा जो आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य या संख्या के जो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक आया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया था कि मंत्री सहित कोई भी हो, जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मंत्री सहित 15% से अधिक विधानसभा में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। इसलिए लाया गया था दोस्तों क्योंकि मान लीजिए आप PM बने और आपका जितने भी रिलेटिव होते थे आप उसको जो है नियुक्त कर देते थे, तो इसीलिए इसको जो है रोकने के लिए 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। इसका जो अपवाद जो है दिल्ली है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में जो है 10% ही जो है मंत्री सहित के जो है नियुक्ति जो है की जाती है दोस्तों, निर्वाचन की जाती है, इसे समझ सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि 17वां प्रश्न क्या है। रीट जारी करना जो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आता है। रीट जारी देखिए हाई कोर्ट भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। स्पेस दोस्तों लग रहा है कि थोड़ा सा आपको दिखा नहीं, तो बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हम कह रहे थे दोस्तों कि रीट हाई कोर्ट भी जारी करते हैं और रीट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अब जो रीट जारी करते हैं ये आर्टिकल हाई कोर्ट 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रीट का भी फिर बता देंगे दोस्तों 5 प्रकार के रीट कौन कौन होते हैं। एक होते हैं परमादेश होते हैं, और एक होता है अधिकार परीक्षा होता है दोस्तों, और एक होता है प्रतिषेधन और होता है। इसका ट्रिक हम यदि दें तो आपको रुकिए थोड़ा सा दोस्तों, कॉपी में स्पेस बुक में स्पेस ना रहने के कारण जो है हम थोड़ा पेज पर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसका ट्रिक है रीट जारी जो करते हैं दोस्तों, रीट जारी जो करते हैं इनका ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक जो था दोस्तों, इसका ट्रिक था पति परमेश्वर उसका अधिकार्य। 5 प्रकार के रीट का जो ट्रिक है दोस्तों, प से हो गया परमादेश, प से परमादेश हो गया, और उसका से जो है उत्प्रेषण हो गया दोस्तों, उत्प्रेषण, और से हो गया अधिकार परीक्षा, और हो गया उसका पति परमेश्वर उसका अधिपति, परमेश्वर उसका अधिकार। और एक था दोस्तों परमादेश था जिसे मेंडोमस कहते हैं, उत्प्रेषण था, और एक प्रतिवेशन था। इस करके जो है एक और था दोस्तों, और एक था परमेश्वर अधिकार।
अधिकार 5 प्रकार के रीढ़ थे दोस्तों। फिर कभी चर्चा कर लेंगे दोस्तों, टाइम अधिक हो जाएगा सर। तो आइए 17वां जो प्रश्न थे, रीढ़ जारी करने उच्चतम न्यायालय के जो किस क्षेत्र का अधिकार था, तो न्यायाधीश अधिकार। आप समझते हैं कि मूल क्षेत्र अधिकार क्या है। मूल क्षेत्र का एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। मूल क्षेत्र अधिकार कहने का मतलब हुआ कि इसका जो है कार्रवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है, केंद्र राज्य के बीच विवाद की जो सुनवाई जो होगा वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, और इसका जो चर्चा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही इसको अपील किया जा सकता है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि आप किसी निचले अदालत में गए थे और वहाँ से आपका जो फैसला आया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार यही कहता है। और सलाहकार क्षेत्राधिकार कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में कोई फैसला सुना देते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि ये फैसला जल्दबाजी में जो है हम गलत सुना दिए, तो वो फिर से दोबारा ले सकते हैं। तो उसे जो है पुनर्वालोकन अधिकार कहते हैं दोस्तों, पुनर्वालोकन अधिकार कहते हैं। और सलाहकार अधिकार का मतलब ये होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह दे सकते हैं कानूनी तौर पर, तो वे हुए सलाह क्षेत्राधिकार दोस्तों। और कुछ और आर्टिकल जान लेते हैं अधिकार से दोस्तों। जैसे अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा बोलेगा तो आर्टिकल 129 में है, और परामर्शदात्री अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा बोलेगा तो आर्टिकल 143 में है। ये था दोस्तों कुछ। और जानते हैं 18वां प्रश्न क्या है दोस्तों। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन जो कब पारित किया गया था, तो ये 1985 में किया गया था, ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल का जो जिक्र जो मिलता है अनुसूची में जो है 10वीं अनुसूची में मिलता है, 10वीं अनुसूची में मिलता है। तो दल बदल क्या था दोस्तों, जैसे कि अभी राघव चड्ढा जो आप पार्टी में थे और अचानक ये बीजेपी में आ गए, तो इसी को रोकने के लिए जो है दल बदल अधिनियम जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। तो आइए 19वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है 19वां प्रश्न, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि सर्वप्रथम जो है प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है किया गया था। और जान लेते हैं दोस्तों 1892 का अधिनियम क्या कहता है। इसमें जो मुख्य रूप से जो है बजट पर जो है बहस करने का जो अधिकार मिला था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और इसमें जो है विधानसभा के जो सदस्यों में जो बढ़ोतरी किया गया था, विधानसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों में जो बढ़ोतरी किया गया था ब्रिटिश शासन के समय। और 1909 में समझ लेते हैं, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या है, इसको जो है मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों, मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो है मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम में जो है मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। और 1909 में जो है मत देने का अधिकार देखने को मिला था। आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है कौन कौन सी मुख्य विशेषता थी। तो 1919 के अधिनियम में जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किया गया था, राज्य बजट से अलग किया गया था। और 1919 के अधिनियम में ही जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन लगाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है 1926 में जो है यूपीएससी का जो गठन किया गया था। और 1919 के अधिनियम में जो है सिख, ईसाई और एंग्लो के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है मिला था। और 1919 के अधिनियम में जो है
महिलाओं को वोट करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था। अब 1919 को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 समझ लेते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था, और आरबीआई की स्थापना जो किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन को जो है समाप्त किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन को जो है समाप्त किया गया, और केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो है म्यांमार भारत को जो बर्मा से अलग किया गया था 1937 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 को ही जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जो है नेहरू ने कहा था कि इंजन तो बहुत हैं परंतु ब्रेक एक भी नहीं है। और 1935 अधिनियम के तहत ही जो है प्रांतीय चुनाव का जो गठन 1937 में किया गया था। तो ये था कुछ भारत परिषद अधिनियम के जो है 1935 से संबंधित बातें। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जो सूचना प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो कर्तव्यों का उल्लेख जो है आर्टिकल 78 में है। और कुछ आर्टिकल जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, 80 हो गया और 81 हो गया। और ये सभी अनुच्छेद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि जो है प्रधानमंत्री पद की जो है चर्चा आर्टिकल 74 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की जो है नियुक्ति एवं अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो आर्टिकल 75 में कहा गया है। और आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की चर्चा जो है आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की चर्चा जो आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं दोस्तों। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जितने भी काम करेंगे, पीएम जितने भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से ही करेंगे। आर्टिकल 78 में तो बता ही दिए कि प्रधानमंत्री के जो है कर्तव्य की चर्चा है। और आर्टिकल 79 में जो है दोस्तों, इसका ट्रिक से याद कर लेते हैं कि सरल, तो इसको ट्रिक करते हैं। जैसे 79 हो गया तो 100 से हो गया संसद की चर्चा, र से हो गया राज्यसभा की चर्चा, और एल से हो गया लोकसभा की चर्चा। तो यहाँ बैठा दीजिए 79, 80 और 81। तो संसद की चर्चा जो आर्टिकल 79 में है, और राज्यसभा की चर्चा जो आर्टिकल 80 में है, लोकसभा की चर्चा जो आर्टिकल 81 में है। और आर्टिकल 82 में चर्चा है दोस्तों परिसीमन आयोग की, परिसीमन आयोग की चर्चा जो है आर्टिकल 82 में देखने को मिलता है। तो ये था कुछ अनुच्छेद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों अब 21वां प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो प्रातः काल भूमि के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया। और कुछ उपनाम है देशों का जो जान लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे थाईलैंड को जो है हाथियों का देश कहते हैं दोस्तों, हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। और जापान को जो है उगते हुए देश कहते हैं, उगते हुए देश जो है जापान को कहते हैं। और जापान से भी जान लेते हैं कि जापान की मुद्रा जो है दोस्तों येन है। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा जो है रेनमिनबी है, रेनमिनबी है। और कुछ जान लेते हैं जिसका जो उपनाम है थाईलैंड,
तो हाथियों का देश हो गया दोस्तों। और बोलेगा सफ़ेद हाथियों का देश तो हो जाएगा दोस्त लाओस। और बोलेगा झीलों का शहर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड। बोलेगा सांपों का देश तो ये हो जाएगा अफ्रीका दोस्तों। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है दोस्तों। और है कुछ उपनाम जैसे मध्यरात्रि का देश जो है दोस्तों ये नॉर्वे हो जाएगा दोस्तों। और बोलेगा सूर्यास्त का देश, स्पेस यहाँ ना है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं। सूर्यास्त का देश बोलेगा तो दोस्तों ये ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों, तो ये कुछ था देशों का जो उपनाम। और हजारों धुआओं का देश जो कहते हैं दोस्तों अलास्का को कहते हैं। स्पेस नहीं है दोस्तों, हम बोल दिए, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आइए अब 22वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है और एक दिवस मनाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस भी जो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों, जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाते हैं। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और कई दिवस हैं जैसे 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं, यानी जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो आइए 23वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो ये दोस्तों ये बनारस अधिवेशन 1905 के तहत हुआ था। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नौरोजी किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसी में जो है सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में ही जो है, सूरत अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें सर्वप्रथम जो है नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा था। नरम और गरम दल में जो है फूट पड़ा था प्रथम बार। और दूसरा बार बोलेगा कि नरम दल और गरम दल का फूट पड़ा था, तो ये 1918 में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था रास बिहारी घोष किए थे दोस्तों, रास बिहारी घोष किए थे। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1908 में जो है रास बिहारी घोष ही किए थे, रास बिहारी घोष ही किए थे। और मद्रास अधिवेशन में ही सर्वप्रथम जो है कांग्रेस का जो है संविधान बना था, कांग्रेस का संविधान बना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। आइए अब 24वां प्रश्न पढ़ते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति में जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है दोस्तों 14 जून 1947 को प्रस्तावित किया गया था। और 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान को जो है आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। और 3 जून 1947 को ही जो है माउंट बेटन योजना कहते हैं, माउंट बेटन योजना कहते हैं दोस्तों। और माउंट बेटन योजना के तहत ही जो है पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली थी और भारत को भी जो है स्वतंत्रता मिली थी। और राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में जो बम्बई में हुआ था,
और जिसकी अध्यक्षता जो WC बनर्जी ने किया था, WC बनर्जी ने किया था। तो आइए 25वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। यदि लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल देखें तो दोस्तों इसका जो है 1943 से 1947 तक इसका जो कार्यकाल रहा था। और संविधान सभा की जो है 3 बैठक हुआ था दोस्तों, एक प्रथम, दूसरा और तीसरा। प्रथम बार जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरा जो संविधान सभा का गठन हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो प्रथम जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो प्रथम संविधान सभा का जो गठन हुआ था इसमें जो अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया था क्योंकि सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे। और श्री राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये थे प्रश्न दोस्तों। और बात करें कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 24 मार्च 1946 को आया था। आइए 26वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है 26वां प्रश्न? कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया? तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था दोस्तों 18 अप्रैल 1857 को दिया गया था। और मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च 1857 को ही जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है लड़ाई चालू की थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही 29 मार्च 1857 को। और मंगल पांडे जो थे यूपी के जो थे, और यह बैरकपुर के जो है छावनी से थे। और मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है सेना थे। और इसका जो अंग्रेज़ों का विरोध करने का जो मुख्य रीज़न था, ब्राउन बेस की जगह जो है इन्फेंट राइफल लाया गया था। तो ब्राउन बेस में होता क्या था कि उसमें जो कारतूस बनाए जाते थे वो गाय के चमड़े के बनाए जाते थे। और मंगल पांडे जो थे वे पंडित थे। तो इसको किसी के सूत्रों के हवाले से पता चला कि आप जो ये कारतूस ये गोली जो चला रहे हैं तो इसमें जो है गाय के चमड़े का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कर सकता है अंग्रेज़। तब इन्होंने अपने आँखों से देखा तो पता चला कि सच में जो है गाय के चमड़ा का जो प्रयोग कारतूस पर किया जा रहा है। तो इसीलिए उसका अंग्रेज़ों का विरोध करने लगा। और मंगल पांडे ने जो है 2 अंग्रेज़ अधिकारी को जो है मार दिया था। जो 2 अंग्रेज़ अधिकारी थे, एक थे जनरल वाग और एक था ह्यूरसन। ये दोनों को जो है मंगल पांडे ने जो है मार दिया था। इसीलिए जो है मंगल पांडे को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 29 वर्ष की अवस्था में। और पूछेगा दोस्तों कि सबसे कम उम्र में जो है फांसी पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो खुदीराम बोस थे दोस्तों, खुदीराम बोस थे। उनको जो है 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे दिया गया था। 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दिया गया था। अब 27वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है 27वां प्रश्न? बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था
तो ये असम नहीं रहा था, बंगाल रहा था, संयुक्त प्रांत रहा था और MP भी रहा था, मध्य प्रांत भी रहा था। तो बहावी आंदोलन की शुरुआत जो 19वीं शताब्दी में हुआ था 1820 के जो है करीब में, और बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र जो था वो पटना बन गया था, पटना। और बहावी आंदोलन के जो प्रमुख नेता जो थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान थे। प्रश्न दोस्तों ढका जा रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो 28वां प्रश्न, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो है BS नैपोल हैं। BS नैपोल के और मुख्य पुस्तक हैं इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट के लिए जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो इसको प्राप्त हुआ था वो 1877 के जो है करीब इसे प्राप्त हुआ था। तो आइए, और 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है जो दोस्तों मिलान वाला है। तो 29वां प्रश्न दोस्तों मिलान वाला है कि सूरत की संधि कब हुआ था। तो सूरत की संधि जो हुआ था 1775 में हुआ था, A का 4। और पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में, C का 1। तो इस मिलान में दोस्तों आपको सब नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें यदि आप 1 से 2 प्रश्न भी जान रहे हैं तो क्वेश्चन जो है बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर पुरंदर की संधि आप जानते हैं, पुरंदर की संधि तो काफ़ी हाईलाइटेड है। तो C का 1, तो C का 1 एक ही ऑप्शन में है, C में, देखिए तो मिल गया। तो आप समझ लेते हैं कि सूरत की जो संधि हुआ था 1775 में होता। तो सूरत की संधि जो हुआ था, जितने भी संधियां हैं मराठा और अंग्रेज़ों के बीच होने वाली संधियां हैं। तो सूरत की संधि में विशेष रूप से यह बात था कि राघोबा जो था और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुआ था। तो अंग्रेज़ ने आश्वासन दिया था राघोबा को कि हम आपको जो है पेशवा बनाएंगे, और आपको पेशवा बनने के बदले आपको हमको देना होगा कई क्षेत्र जहाँ शासन प्रशासन कर रहे थे राघोबाचार्य। तो ये मंजूर हो गए थे। यही था सूरत की संधि। और पूना की संधि की बात करें तो पूना की संधि जो है 1803 का 1803 में हुआ था। ये भी अंग्रेज और मराठों के बीच ही हुआ था। और पुरंदर की संधि देखते हैं दोस्तों, तो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। पूना की संधि 1803। देवगांव की संधि देखते हैं दोस्तों, देवगांव की संधि जो 1817 में हुआ था। ये जितने भी संधियाँ सब अंग्रेजों और मराठों के बीच होने वाली संधियाँ हैं। तो आइए 30वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है 30वां प्रश्न? 30वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस ग्रंथ से जो गुप्त काल के बारे में जो जानकारी मिलता है। तो गुप्त काल की जो जानकारी मिलता है दोस्तों मृच्छकटिकम से मिलता है। और मृच्छकटिकम की जो रचना किया था शूद्रक ने किया था दोस्तों, शूद्रक ने किया था। यदि पूछे कि गुप्त काल की जानकारी जो है किस पुराण से मिलता है, तो ये वायु पुराण से मिलता है दोस्तों। वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। मुद्रा राक्षस से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। और मुद्रा राक्षस की रचना जो किए थे विशाख दत्त किए थे दोस्तों, विशाख दत्त किए थे। राजतरंगिणी से जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है, और लाहौर वंश की जो है इतिहास की जानकारी मिलता है। और राजतरंगिणी का जो रचना किया था वो कलहन किया था, कलहन। इससे जो कश्मीर इतिहास की जानकारी मिलता है, कश्मीर इतिहास की जो है जानकारी मिलता है। और 31वां प्रश्न है दोस्तों, कलिंग अशोक खारवेल जो है किस धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल जो थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म से जान लेते हैं कि कौन कौन से शासक संबंधित थे। तो एक हो गया खारवेल और एक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो थे ये जैन धर्म से संबंधित शासक थे। अब जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म को कौन कौन से शासक मानते थे।
तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए हैं अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु और हो गए दोस्तों बिंबिसार स्टार्टिंग में जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में ये भी जो है बौद्ध धर्म को मान लिए थे। बिंबिसार, तो ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। तो आइए बौद्ध धर्म की अगर चर्चा बोलेगा कि बौद्ध धर्म की चर्चा जो है किस पुस्तक में किया गया है, तो बौद्ध धर्म का चर्चा जो मिलता है 16 महाजनपद में जो बौद्ध धर्म का जिक्र मिलता है, और अंगुत्तर निकाय में भी जो है बौद्ध धर्म की चर्चा मिलता है। और 32वां प्रश्न पढ़ते दोस्तों कि भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित थे। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित थे। और समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय से जान लेते दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त जो है शकों को जो है पराजित किया था दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है चांदी के जो सिक्का चलाए थे शकों के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम को ही जो है गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ही पहला राजा था जिसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और भी कई अभिलेख हैं जैसे कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया। और ननकाना अभिलेख से जो है सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। और एरन अभिलेख से जो भानुगुप्त की जानकारी मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का जो जिक्र मिलता है। और भी कई अभिलेख जैसे कि एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ये सभी जो अभिलेख थे जितने हमको याद थे हमने बोल दिया। आइए अब 33वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर जो है किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा। हम दोस्तों देखिए इसको कैसे याद किए हैं, हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र के एलोरा में। तो हम इसको दोस्त ऐसे याद किए थे कि एलोरा में कृष्ण भगवान रो दिए, एलोरा में कृष्ण प्रथम रो दिए। हम ऐसे ट्रिक से याद किए हैं, एलोरा में कृष्ण प्रथम रो दिए। देखिए रो से हो गया राष्ट्रकूट शासक। अब प्रश्न जब भी बनता है तो ऐसा ही बनता है कि कैलाश मंदिर जो है किस शासकों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। यदि आप कृष्ण प्रथम याद रखते हैं तो उस समय जब पूछा जाएगा किस वंश से संबंधित है तो राष्ट्रकूट, तो ऐसा याद रखिए इसको, राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम एलोरा में रो दिए। या ऐसे रखिए कि कृष्ण प्रथम जो है एलोरा में जो है रो दिए। तो रो से हो गया राष्ट्रकूट शासक, ऐसे एलोरा हो गया महाराष्ट्र में, और कृष्ण प्रथम हो गया। और इससे एक प्रश्न पढ़ते हैं कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे याद किए, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे। देखिए हम इसको ऐसे याद किए दोस्तों कि पूड़ी जो है नरम, पूड़ी कच्चा जो है नरम लगा, कच्चा पूड़ी जो है नरम होता है, कच्चा पूड़ी जो है नरम होता है। इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, कच्चा पूड़ी जो है नरम होता है। तो कच्चा से जो हो गया कांचीपुरम, और पो से हो गया पल्लव वंश शासक, और नोर से हो गया नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कुछ क्लू बनाकर आप याद रख सकते हैं। क्लू बनाने के बाद ही जो है आप ज़्यादा दिन तक जो है क्वेश्चन को याद रख पाते हैं दोस्तों।
ऐसे डायरेक्ट रटिएगा तो याद तो हो जाएगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद जो है आपने भूल जाइएगा। तो कुछ क्लू बनाकर याद रखिए। तो आइए 34वां प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी गई। इस मुक्ति युद्ध नामक सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था? तो ये जो है जस्टिन ने लिखा था, जस्टिन ने लिखा था। सॉरी दोस्तों, जस्टिन ने नहीं बल्कि जो है एरिया ने लिखा था दोस्तों। जस्टिन यह कहा गया था कि सेंड्रोकोटस की पहचान, सेंड्रोकोटस की जो पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कह रहा था। तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये जस्टिन थे दोस्तों, जस्टिन थे। आइए 35वां प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन का जो कितना समय तक रख सकता है? तो ये 1/सेकंड रहता है, जिसको 0.1 सेकंड भी बोल सकते हैं दोस्तों। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मानव को जो है, मानव एक से जो दूसरे के बीच को जो डिस्टेंस होता है वो 17 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों। नेत्र में जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्न में से जो है किस अंग द्वारा जो है किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आइरिस के द्वारा, जिसे हिंदी में जो परितारिका कहते हैं। और आइए जान लेते हैं कि कॉर्निया क्या है। कॉर्निया जो है तरल भाग होते हैं, और कॉर्निया ही जो है दान में दिए जाते हैं। कॉर्निया को ही दान में दिए जाते हैं। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। और रेटिना का जो मुख्य काम रहता है, रेटिना को जो प्रोटीन देने का काम करता है वो कोराइड करता है। और कोराइड जो है एक तरल मांसपेशीय है, जो आँख के जो है अग्रभाग में जो है कोराइड पाए जाते हैं। और आइरिस को जो परितारिका कहते हैं दोस्तों। और आइरिस पर ही जो है आँख का रंग का जो है आँख का रंग देखने को मिलता है कि किसका आँख जो है किस कलर का होगा, ये परितारिका पर ही निर्भर करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि रक्त की जो अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ये जो है किडनी में जाके जो है छनती है दोस्तों। और किडनी से और कुछ जान लेते हैं प्रश्न। जितने भी अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध पदार्थ को जो है मूत्र से निकालने में जो है किडनी ही कार्य करते हैं। और किडनी की जो है इकाई किडनी की इकाई को जो नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी के बाहरी भाग को जो कोस्टा कहते हैं दोस्तों। हृदय में जो है रक्त जो पंप करता है, हृदय में ही करता है। और हृदय से जो है आरबीसी जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और यकृत में जो है विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य जो है यकृत ही करते हैं। फेफड़ा से जो है ऑक्सीजन का जो परिवहन आरबीसी में होता है दोस्तों। और 38वां प्रश्न याद रख सकते हैं दोस्तों। और रक्त को जो 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हो गया एक प्लाज्मा जो 55% होते हैं। रक्त की जो कितना प्रतिशत भाग जो प्लाज्मा होते हैं, तो 55 से जो 65 रक्त को जो है 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। रक्त को जो है 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लेटलेट्स, एक होता है आरबीसी, और एक होता है WBC।
आरबीसी के जो रासायनिक नाम को जो इरिथ्रोसाइट कहते हैं दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी को जो है लिम्फोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूसी का जो प्रमुख कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र से रक्षा प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को जो है थक्का का निर्माण करना। हम बोल दे रहे हैं स्पेस का में, तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त को जो है थक्का का निर्माण करना। और आरबीसी में ही जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है। और आरबीसी जो ठोस भाग पाए जाते हैं वो 45% पाए जाते हैं, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के जो 4 प्रकार होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है ईसनोफिल। और न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग होता है। और लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट जो पाया जाता है, लिम्फोसाइट में ही T4 लिम्फोसाइट पाया जाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आइए अब 39वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। और एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? पुष्पन होने के लिए, तो पुष्पन होने के लिए दोस्तों जो होता है ये हो जाएगा फ्लोरीजेंस। तो आइए दोस्तों, और पादप के जो हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है उसको जान लेते हैं। ऑक्सीजन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, पौधे की लंबाई बढ़ाना। पौधे की जो है लंबाई एवं जो है वृद्धि करने का जो कार्य करता है ऑक्सीजन करता है। साइटोकाइनिन जो है पौधे की कोशिका विभाजन करता है। पौधे में जो है कोशिका विभाजन का जो कार्य करती है वो साइटोकाइनिन करता है। और साइटोकाइनिन जो है पौधे को जो है ताज़ा रखने का कार्य करती है साइटोकाइनिन। और जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन का जो प्रमुख कार्य होता है बीज को अंकुरित करता है दोस्तों। बीज को जो अंकुरित करता है, अंकुरित जो करता है वो जिबरेलिन्स करते हैं। और फलों का उत्पादन जो है जिबरेलिन ही करते हैं। फलों का जो उत्पादन करने का जो कार्य करता है वो जिबरेलिन ही करते हैं। फ्लोरीजेंट्स की बात करें तो ये जो है फूलों का उत्पन्न करने में जो है इनका कार्य होता है। फ्लोरीजेंट्स का फूल खिलाने का कार्य जो है फ्लोरीजेंट्स करते हैं। और जो है पादप हार्मोन जैसे कि ट्राउमेटिन हुआ, तो ट्राउमेटिन जो होता है दोस्तों यहाँ लिख देते हैं ट्राउमेटिन ये भी जो है पौधे हार्मोन है। ट्राउमेटिन का काम रहता है जख्म भरने का काम, जख्म भरने का कार्य जो करता है ट्राउमेटिन नामक हार्मोन करते हैं। एक होता है दोस्तों बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एब्सेसिक हार्मोन। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं दोस्तों एब्सेसिक हार्मोन का जो काम रहता है वृद्धिरोधी काम करता है ये दोस्तों। वृद्धिरोधक का कार्य करता है। तो ये था कुछ पौधे हार्मोन जिसकी जो विशेषता थी हमने डिस्कस कर दिया। आइए आप 40वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष जो है किसके कारण बनता है? तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। और मुख्य रूप से पूछे थे ये दोस्तों वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष जो है 2 चरणों में होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, स्पेस न रहने के कारण यहाँ लिख देते हैं हम दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ आइएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार परावर्तन होता है। 2 बार परावर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो 2 बार परावर्तन और 1 बार जो है अपवर्तन होता है दोस्तों, 1 बार अपवर्तन होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है अस्पष्ट दिखाई देता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष के जो बाहर की ओर लाल रंग होते हैं, बाहर की जो है लाल रंग होते हैं और अंदर की ओर जो है बैंगनी रंग होते हैं। और इंद्रधनुष को देखने के लिए, जो प्राथमिक इंद्रधनुष देखने के लिए जो है 42 डिग्री का कोण होना जरूरी है दोस्तों। 42 डिग्री का कोण होना जरूरी है प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए। अब द्वितीयक इंद्रधनुष देख लेते हैं दोस्तों, क्या है द्वितीयक इंद्रधनुष, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। द्वितीयक
इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होते हैं, 2 बार अपवर्तन होते हैं और ये अष्टपष्ट दिखाई देता है, अष्टपष्ट दिखाई पड़ता है। और यह द्वितीयक इंद्रधनुष देखने के लिए जो है 53 डिग्री का कोण होनी चाहिए और इंद्रधनुष देखने के लिए जो है सूर्य के विपरीत दिशा में आप होनी चाहिए, तभी आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष का ये मुख्य रीजन था दोस्तों। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर जो है बैगनी कलर होंगे दोस्तों, बैगनी कलर होंगे और अंदर जो है लाल रंग होंगे। तो ये प्रमुख विशेषता था दोस्तों। प्रकीर्णन समझ लेते हैं कि प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, आकाश के तारे टिमटिमाते नजर आते प्रकीर्णन के कारण ही। अपवर्तन की बात करें तो दोस्तों अपवर्तन के कारण ही जो है पानी में डाला गया छड़ जो है टेढ़ी दिखाई देता है और पानी में डाला गया सिक्का जो है टेढ़ी ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है सूर्य जो है सूर्यास्त के समय जो है लाल दिखाई पड़ता है। तो ये इसका प्रमुख विशेषता था दोस्तों। तो आइए अब 41वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को जो है ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों एक ही पदार्थों के बीच लगने वाले को जो ससंजक बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो है पानी की बूंदों का गोलाकार होना, पानी की बूंदों का गोलाकार होना ये दिखाता है कि ससंजक बल वहाँ लगता है। असंजक बल का कहने का मतलब हुआ जो भिगो दे या चिपका दे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। असंजक बल जैसे हम अभी जो बुक पर जो पेन से जो बुक पर लिख रहे हैं तो ये पेन का जो स्याही जो चिपक जा रहा है पुस्तक में, ये असंजक बल का ही एग्जाम्पल है। और जैसे हुआ कि हम जैसे आप लोग नहाते हैं तो जो पानी हमको भिगा देता है ये असंजक बल के कारण ही होता है। तेल लगाएं तेल चिपक गया, ये असंजक बल के कारण ही होता है। और जैसे कि लेडीज वगैरह जो लिपस्टिक यूज़ करते हैं वो भी चिपक जाता है, तो वो असंजक बल का ही कार्य करता है। ये था असंजक बल का कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस कर दिया। स्पेस न रहने के कारण हम यहाँ लिख नहीं पाए, तो हम जो बोले आप उनको विशेष ध्यान करके सुनिए। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और 10 प्रश्न रह गए हैं दोस्तों, टाइम भी काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, तो आइए शॉर्ट में निकल जाते हैं। 42वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। तो 42वां प्रश्न कहता है दोस्तों किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को दोस्तों अभिकारक कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए H2 है और प्लस O2 है, तो इस जो बनकर रिएक्शन का निर्माण करेगा, जैसे H2 जल का निर्माण करेगा, तो ये जो अभिक्रिया में जो भाग लेने का कार्य किया, इसे ही अभिकारक कहेंगे दोस्तों, अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कारक को जो प्रतिफल कहते हैं। इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे C और O2 लिए, तो इस CO2 जो है ये अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लिया, अभिकारक है। और अभिक्रिया के दौरान जो रिएक्शन करके बना CO2, यही मेरा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो ये था इसका परिभाषा। 43वां प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को जब जल में घोलेंगे तो OH आयन माइनस देगा, OH माइनस आयन देगा। इसको एग्जांपल में ऐसे समझते हैं कि NaOH KOH LiOH। तो ये जो स्टार्टिंग में होता है ये प्लस में होता है, यानी कि अम्ल जब जल में घुलते हैं तो वो H प्लस आयन प्रदान करते हैं, और ये जो पीछे हो गया OH माइनस क्षारक में जब घुलते हैं तो ये OH माइनस आयन देते हैं। तो 44वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। नींबू के रस का pH मान क्या होता है। तो नींबू के रस का pH मान जो है 2.2 होता है। इसको हम ऐसे याद किए थे कि गाना एगो गाया था कि 2-4 गो चोटी लटकाला नींबू, ऐसे करके कुछ था गाना याद नहीं रहा, तो उसी तरह हम याद किए थे। 2.2 से 2.4 के बीच रहता है
नींबू का पीएच मान। यदि पूछे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है दोस्तों तो ये हो जाएगा 6.5। और लार का पीएच मान बोलेगा दोस्तों तो 5.6 हो जाएगा। और दूध का पीएच मान बोले, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 हो गया। और दूध का पीएच मान बोले दोस्तों, दूध का पीएच मान बोले तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। और कुछ समझ लेते हैं कि जो पीएच मान दिए थे वो सोरेनसन ने दिए थे दोस्तों, सोरेनसन ने दिए थे सर्वप्रथम। दिया था 1909 में दिया था दोस्तों। और इसका यह है कि मान लीजिए ये स्केल पर जो है 14 अंक होते हैं जो 7 पर रहते हैं। जैसे जल का पीएच मान जो हुआ, जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 होता है। और 7 से कम जो होते हैं उसे जो है अम्लीय कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 जो रहते हैं उसे उदासीन कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और 7 से अधिक जो रहते हैं उसे क्षारीय कहते हैं। तो ये था इसका कुछ एग्जाम्पल। तो आइए 45वां प्रश्न पढ़ते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना जो किसके कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना, यहाँ यदि घनत्व ऑप्शन में रहता दोस्तों तो घनत्व हो जाता, लेकिन घनत्व ना होने के कारण ये श्यानता के कारण होता है। वर्षा जो होता है वो संघनन के द्वारा होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को जो है सियोफाइटस कहते हैं दोस्तों, हेलोफाइटस कहते हैं। मरुस्थलीय में उगने वाले पौधे को, मरुस्थलीय में उगने वाले पौधे को जो है हेलोफाइटस कहते हैं। लिथोफाइटस जो है चट्टान पर उगने वाले पौधे को, चट्टान पर उगने वाले पौधे को जो है लिथोफाइटस कहते हैं। आइए 47वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 47वां प्रश्न है, मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो किन दो देशों के बीच जो है तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैकमोहन, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। जिसे मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत और चीन के बीच लगता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा लगता है। डूरंड रेखा बोलेगा तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच लगता है। और हिंडनबर्ग बोलेगा, जैसे हिंडनबर्ग बोलेगा तो ये क्या होगा, जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। जर्मनी को जो है पोलैंड से अलग करता है। और बोलेगा ओडरनीस भी जो है जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। अगर 24वीं अक्षांश रेखा बोलेगा तो ये भारत और सरकरी के विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाक के बीच है। और बोलेगा 38वीं समानांतर रेखा बोलेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो ये हो जाएगा उत्तरी वियतनाम को जो है दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 49वीं समानांतर रेखा बोलेगा तो यूएसए को कनाडा से अलग करता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 49वीं, बुक को थोड़ा हटा लेते हैं दोस्तों। 49वीं बोलेगा तो ये हो जाएगा यूएसए को कनाडा से। और दोस्तों लिख ले 17वीं बोलेगा, 17वीं तो लिखा ही दिए दोस्तों, लगता है 17वीं तो लिखा दिए, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। 38वीं समानांतर रेखा बोलेगा दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा बोलेगा तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। और मैगीनोट बोलेगा रेखा तो जर्मनी और फ्रांस से अलग करता है दोस्तों। यहाँ मैगीनेट बोलेगा, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों मैगीनोट जो बोलेगा तो जर्मनी को जो है फ्रांस से अलग करता है। और एक सीज फायर है दोस्तों, सीज फायर, ये भी जो है जर्मनी को जो है फ्रांस से अलग करता है। ये था कुछ सीमा रेखा, डूरंड रेखा तो जानबे करते कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा था। जैव विविधता दिवस जो है किस दिन मनाए तो 22 मई को, ये अधिनियम भी आया था 2002 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो 2007 में किया गया था। भारत में जो मुद्रास्फीति के प्राकलन का जो सबसे प्रचलित माप क्या है तो सीपीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कंज्यूमर पी से क्या होगा दोस्तों, दिमाग में नहीं आ पा रहा है।
और ई WPI तो थोक मूल्य सूचकांक को जो मापता है दोस्तों। WPI जो है थोक मूल्य सूचकांक को जो है मापने का कार्य करता है। तो ये 50 प्रश्न थे दोस्तों। और आइए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। कुछ स्मरणीय तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो नागभट्ट प्रथम थे। प्रतिहार वंश का जो प्रतापी शासक जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज अपनी राजधानी जो कहाँ बनाई थी, तो कन्नौज बनाई थी। इन्होंने आदिबरा की उपाधि धारण की थी। संस्कृत कवि जो राज शेखर जो है महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु थे। और कुछ स्मरणीय दोस्तों जो काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न रहता है, जो किसी न किसी PCS के एग्जाम में जो है पूछा हुआ रहता है। तो इसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। इस वंश का जो अंतिम राजा जो यशपाल थे, राजशेखर की जो प्रमुख रचना जो कर्पूर मंजरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा, हरिविलास एवं भूप नेस आदि थे। आइए गढ़वाल राठौर वंश लेते। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो चंद्रदेव थे, इसकी राजधानी जो वाराणसी थे। इस वंश का जो प्रतापी शासक जो गोविंद चंद्र थे, कित कल्पपत्रु का नाम जो लक्ष्मीधर ने गोविंद की ने किया था। ये चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का जो अंतिम शासक जयचंद्र थे। जयचंद्र की हत्या जो गोरी ने 1194 के जो चंदावर के युद्ध में किया था। चौहान वंश पढ़ लेते हैं दोस्तों। चौहान वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो है वासुदेव थे। इस वंश के जो प्रारंभिक राजधानी जो है अछेंद्र थे। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक जो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव थे। इन्होंने जो हरिकेल एवं संस्कृत नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ के जो विग्रह चतुर्थ राजकवि के जो सोमदेव थे। इन्होंने जो ललित विग्रहराज नामक रचना की थी। विग्रह चतुर्थ द्वारा जो 2.5 दिन का झोपड़ा, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का विद्यालय बनाया था। इस वंश का अंतिम शासक जो पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज रासो की रचना जो चंद्रबरदाई ने की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान की जो है रतिफोरा भी कहा जाता है, पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वी राजविजय की रचना जो जनक ने किया था। परमार वंश के संस्थापक जो उपेंद्र राज प्रथम थे। परमार वंश के जो संस्थापक थे उपेंद्र राज प्रथम थे। और कविराज की उपाधि विभूषी भाषक राजा भोज थे। राजा भोज ने जो चिकित्सा गणित व्याकरण एवं अन्य की रचना की थी। ये 50 प्रश्न थे और कुछ अस्मरणीय तथ्य थे। तो ये 50 क्वेश्चन का डिस्कस करा दिए दोस्तों। और जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ हो तो छोटे भाई और बड़े भाई समझ कर जो है क्षमा कर दीजिएगा। आगे प्रयास रहेगा कि गलती ना के बराबर करें दोस्तों। और तो ये था। और ये प्रश्न को जो डिस्कस कराएं दोस्तों, आप लोग इसको विशेषकर अच्छे से दिमाग में रखें, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो आज का सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं अगले डिस्कस में, 5वां डिस्कस में कल करेंगे। आज का डिस्कस यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होने से पहले आपके तक पहले सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद,